Hello guys, how are you? I hope you all are doing well. Today we will discuss upon a topic that is electrochemistry. Electrochemistry के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, क्या होता है इस ब्रांच में केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री एक ब्रांच है, इसमें क्या हम स्टडी करते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इस वर्ड से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस तरीके से कन्वर्ट कर बना सकते हैं, एंड उसी तरीके से हम अगर हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो कुछ केमिकल प्रोसेस कैसे कर सकते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को हम कैसे कर सकते हैं वो हम इस ब्रांच में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, इन एनर्जी को आपस में कैसे इंटरचेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो हमें होती है सेल की रिक्वायरमेंट। ये एक सेल का एग्जाम्पल है। उससे पहले दो चीज़ें जान लेते हैं, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है, वो खुद से स्टार्ट हो जाते हैं या फिर एक माइन्यूट उन्हें इनिशियल एक स्टार्टअप एनर्जी चाहिए होती है, उसके बाद वो खुद से स्टार्ट हो जाते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है खुद से। तो स्पॉन्टेनियस एनर्जी में हम क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारी क्या हेल्प करेंगे, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करने के लिए। ठीक है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नॉन स्पॉन्टेनियस जो खुद से ना हो प्रोसेस, जिनको एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो वो प्रोसेस किस तरीके से होंगे, उन प्रोसेस में हम खुद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन हो गया इसमें वो हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस का। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या होगा, ये प्रोसेस खुद से नहीं हो पाएंगे, इनको एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे हम कौन सी एनर्जी यूज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करेंगे। तो ये प्रोसेस वो हो गया जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, केमिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक, सिंपल है। तो ये एक सेल है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है और किस तरीके से वर्क करती है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या फिर हम इसे वोल्टाइक सेल भी कहते हैं। सबसे पहले किस तरीके से फंक्शन करती है वो हम देखते हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर में जो डिस्कस करेंगे, मोस्टली हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी इसमें एक पॉइंट आएगा जहाँ पे आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को देखेंगे। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये भी बन सकती है, कैसे भी हम देखेंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ सिंपली, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कौन सी होगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो होंगी जिसमें केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सी होंगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो होंगी जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी होगी। ठीक है, सिंपल है क्लासिफिकेशन। कन्वर्जन की बेसिस पे सेल का क्लासिफिकेशन क्या होगा, सिंपल है बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब इस सेल की कंस्ट्रक्शन को थोड़ा समझते हैं, गैल्वेनिक सेल किस तरीके से बनी। आप देख रहे हो इसमें दो पार्ट हैं, ए फर्स्ट पार्ट एंड द सेकंड पार्ट। एंड ये एक रोड है, जैसे ये जिंक मेटल की रोड है और यहाँ पे कॉपर मेटल की रोड है। और ये जो सॉल्यूशन है जिसमें ये डिप है, ये सॉल्यूशन में जिंक के सोल्ट का सॉल्यूशन है। सपोज करो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ZnSO4 का, ऐसे ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। तो ये अपने अपने मेटल के सोल्ट में ही डिपेंड, ये इलेक्ट्रोड्स। तो जब ये सोल्ट में डिप रहती हैं अपने, तो उनके साथ इनका आयन का एक्सचेंज होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है, दोनों ही क्या हो जाती हैं, चार्ज हो जाती हैं। इस पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यानी कि इस पे इलेक्ट्रॉन की एक्सेस, इस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे और इस पे इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ पहुँचेंगे। सर्किट कंप्लीट करने के लिए यहाँ सोल्ट ब्रिज का हम यूज़ करते हैं। सोल्ट ब्रिज क्या करता है, सोल्ट ब्रिज एक पोरस सब्सटेंस होता है जिसके थ्रू आयन्स एक्सचेंज इधर से इधर हो जाएंगे। ठीक है, तो आयन को मेंटेन करता है दोनों तरफ, पूरे सर्किट को भी कंप्लीट करता है सोल्ट ब्रिज। तो इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है, कभी इसका में हम KCl भी फिल कर देते हैं पोरस। ठीक है,
जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस डायरेक्शन में होगा तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में जिसमें बताया हुआ है। ठीक है, गैल्वेनिक सेल में दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो कंसंट्रेशन है कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट की, ये 1 मोल पर लीटर है, 1 मोल पर लीटर, इधर भी और इधर भी, दोनों के लिए 1 मोल पर लीटर है। ठीक है, तो गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल में जो कंसंट्रेशन होगी मेटल की 1 मोल पर लीटर होगी। ये जो सेल यहाँ पे फॉर्मेशन यहाँ पे हुई है, इस सेल में जो हमें ईएमएफ मिलता है, जो ई सेल होगा इसका, वो होगा 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। अब देखो इसी को मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में किस तरीके से कन्वर्ट करूंगा, इसको हम देखेंगे। क्या करेंगे, अपने एंड से हम इसमें एक्सटर्नल बैटरी ऐड कर देंगे, लेकिन इस तरीके से ऐड करेंगे कि उसकी डायरेक्शन ये जो सेल है इससे अपोजिट होगी। ठीक है, तो ये इसमें हमने एक एक्सटर्नल सेल हमने ऐड कर दी है, ई एक्सटर्नल में उसे लिख रहा हूँ, और उसके जो पोलराइजेशन है वो इस बैटरी के अपोजिट है। इसमें करंट का फ्लो ऐसे, तो उस बैटरी का करंट फ्लो ऐसे। तो धीरे धीरे क्या करेंगे, ई एक्सटर्नल को धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं जब तक ई एक्सटर्नल की वैल्यू लेस देन 1.1 वोल्ट है, लेस देन 1.1 वोल्ट। तो क्या होगा इस केस में, इस केस में करंट एज इट इज फ्लो करती रहेगी, current will flow in same direction, but magnitude will decrease। ये जो एक्सटर्नल जो फील्ड है जो इसका अगेंस्ट है, वो इसकी करंट की मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज। ठीक है, अब सेकंड इसमें पॉइंट लेते हैं। सेकंड केस क्या होगा इसमें, जब ई एक्सटर्नल की वैल्यू 1.1 वोल्ट के इक्वल हो जाएगी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ई एक्सटर्नल और ई सेल जो इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों की फोर्स इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब जो करंट फ्लो होगी इसमें वो जीरो होगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। अब नेक्स्ट केस, जब ई एक्सटर्नल की वैल्यू ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट हो जाएगी, तब ये जो बैटरी का ये जो एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल जो बैटरी लगाई है, उसकी जो एनर्जी है वो इस बैटरी से ज़्यादा है। अब केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही होगी। अब जो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया है उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये बैटरी चार्ज हो रही है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो किस में चेंज हो रही है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो यहीं पे हमने देख लिया है कि किस तरीके से, और इसी केस में ये सेल क्या किस तरीके से बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ये बन जाएगी। सिंपल केसेस हैं गैल्वेनिक सेल के, 3 केसेस हैं। 1.1 वोल्ट की इसकी अपनी ईएमएफ है, जिसको हमने 3 केस में देखा है। जब ई एक्सटर्नल हम जो बाहर से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, जो ईएमएफ हम देंगे वो इसके अगेंस्ट देंगे, इससे अपोजिट डायरेक्शन में देंगे, तो क्या ये केसेस हो सकते हैं, ये हमने देखा। और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस तरीके से बन जाएगी, कैसे बिहेव करेगी, वो हमने देखा। इनमें क्या होता है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन होती है। जो यहाँ पूरा प्रोसेस में कौन सी रिएक्शन होती है, रेडॉक्स रिएक्शन होती है। यहाँ ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या है, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है और क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। ऑक्सीडाइज कर रहा है तो एनोड की तरह बिहेव करेगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। इधर कॉपर क्या करेगा, कॉपर का जो आयन है जो यहाँ सॉल्यूशन में है, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस रोड से गेन करेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि कॉपर धीरे धीरे जो यहाँ पे जो इसमें कॉपर है वो धीरे धीरे इसके ऊपर कलेक्ट होने लगेगा, और यहाँ पे जो जिंक मेटल है वो धीरे धीरे इसमें से डिसोल्व होकर सॉल्यूशन में आने लगेगा। ठीक है, तो एनोड यहाँ पे कम होने लगेगा और कैथोड का साइज जो है इंक्रीज होने लगेगा। अब क्योंकि इस पर रिडक्शन हो रहा है तो ये कैथोड का काम करेगी, इस सेल की इंफॉर्मेशन हो गई। अब मैं इन दोनों को अगर समअप कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव प्लस C। यहाँ पे ये मेटल प्लेट है, ये यानी सॉलिड है, और ये एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो ये सेल रिएक्शन है, इस सेल की ये सेल रिएक्शन। ठीक है, सेल रिएक्शन हो गई यहाँ पे। अब इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका भी है। हम इतनी बड़ी बड़ी बैटरी तो हर बार नहीं बनाएंगे, हमें बहुत बार जरूरत पड़ेगी सेल को रिप्रेजेंट करने की। ये वाली सेल गैल्वेनिक होती है, तो हर बार मैं इतना बड़ा डायग्राम तो नहीं बनाऊंगा। तो सेल की प्रेजेंटेशन चेंज की है, सेल को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सेल को प्रेजेंट कैसे कर देंगे, सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे की है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होगा,
दो इसमें हमने बार्स लिए हैं, 1 मिनट। सो रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से इसकी की है हमने, तो सेल की रिप्रेजेंटेशन के लिए हमने बीच में जो सोल्ट ब्रिज है उसको ऐसे पैरेलल लाइन से शो किया है, और इस तरफ मैं एनोड लिखूंगा, एनोड की प्रेजेंटेशन करूंगा, और इस तरफ कैथोड की करूंगा। ठीक, तो मैं एनोड की प्रेजेंटेशन कैसे करूंगा, जिंक मेटल एक सिंगल लाइन, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ZnSO4, या फिर मैं यहाँ पे ZnSO4 ना लिख के मैं Zn2 पॉजिटिव लिख सकता हूँ कि जिंक Zn2 पॉजिटिव में जा रहा है, बहुत ही सिंपल है। और यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu। ठीक है, तो ZnSO4 ना लिख के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जिंक 2 पॉजिटिव। ठीक, तो ये रिप्रेजेंटेशन है सेल की, इधर ये कैथोड इधर एनोड है। अगर मुझे ई सेल कैलकुलेट करना हो तो मैं ई कैथोड माइनस ई एनोड करूँगा। ई कैथोड मीन्स माइनस ई एनोड, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे या मैं इसे कह सकता हूँ ई राइट माइनस ई लेफ्ट, क्योंकि अगर मैं अपने सेल को देखूं तो मेरा राइट हैंड साइड पे कैथोड है, लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड है, तो उस तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन है सेल की। तो सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा हम यही वाली रिप्रेजेंटेशन देखें। ठीक है, अगर हमें कैथोड और एनोड का अलग अलग पोटेंशियल, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो अगर मैं नॉलेज है तो मैं ई कैथोड माइनस ई एनोड माइनस करके मैं क्या निकाल सकता हूँ, सेल का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको ई सेल ही बोल रहा हूँ, इसमें एक दो चीज़ और ऐड कर सकते हैं हम। इसी को मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मैंने यहाँ पे ई कैथोड भी नॉर्मली लिखा है। सबसे पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देख लेते हैं। अगर मेरा जो सॉल्यूशन है जिसमें मेटल की रोड डिप है, उस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो यूनिटी है। क्या है, यूनिटी, मतलब 1 मोल पर लीटर। तो जो ई इलेक्ट्रोड होगा, यानी कि मैं ई कैथोड कहूँगा, तो मैं उसको स्टैंडर्ड बोलूँगा, वो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड। और मैं उसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका चेंज कर दूंगा, मैं उसे लिखूंगा ई कैथोड और यहाँ पे एक नोट, एक यहाँ पे मैं एक सिंबल यूज़ करूँगा, तो ये स्टैंडर्ड को शो करेगा। सेम फॉर द एनोड, अगर मैं ई नोट एनोड लिख रहा हूँ तो एक क्या मतलब है इसका, कि ये स्टैंडर्ड है। जैसे मैं अगर मैं यहाँ पे इसको शो करूँ ई नोट Zn2 पॉजिटिव टू Zn, या ई नोट C2 पॉजिटिव टू C, तो ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। और यहाँ कैथोड में से एनोड की अगर मैं माइनस कर दूंगा, तो यहाँ पे अगर स्टैंडर्ड को मैं माइनस कर रहा हूँ तो जो ई सेल भी कैलकुलेट होगा, यानी कि सेल में अगर दोनों इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन यूनिटी है तो जो सेल का मैं ईएमएफ कैलकुलेट करने वाला हूँ वो भी क्या होगा, वो भी स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड कब, केस सिर्फ एक है, हाईलाइट कर रहा हूँ मैं इसे, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द aqueous solution of salt, aqueous solution of salts is unity, तभी ऐसा होगा। तो उस केस में मैं ई कैथोड को ई नोट कैथोड कहूँगा, ई सेल ई एनोड को ई नोट एनोड कहूँगा, यानी स्टैंडर्ड कहूँगा। और इसी तरीके से उस सेल का जो पोटेंशियल होगा वो भी स्टैंडर्ड होगा, उसे मैं ई नोट सेल कहूँगा। तो सिंपल है, यहाँ पे बहुत ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। इससे आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कैसे करते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, वहाँ से हम इस चीज़ को समझेंगे। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को फिर से देखो, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दो ताकि कोई भी वीडियो आपकी छूटे ना। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, आदाब।